हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। अब तक इस बैच में कुल 17 कक्षाएं हो चुकी हैं, 17 लेक्चर इस बैच में अब तक हो चुके हैं और आज का ये लेक्चर इस बैच का 18वां लेक्चर है। दिस इज 18th लेक्चर ऑफ दिस बैच। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कूट रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फोर्जरी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों को यहां बताना चाहूंगा कि कूट रचना अर्थात फोर्जरी से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में धारा 335 से धारा 344 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आइए आज की इस क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं। तो कूट रचना से संबंधित प्रावधानों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से विस्तृत रूप से बताने से पहले मैं आप सब लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कूट रचना के संबंध में दो प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टू प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोज प्रोविजंस आर सेक्शंस 335 धारा 335 और धारा 336। अब धारा 336 जो है वो कूट रचना को परिभाषित करती है, फोर्जरी को डिफाइन करती है। और धारा 35 धारा 336 से ही संबंधित धारा है, क्योंकि ये कूट रचना के एक आवश्यक घटक फोर्जरी के एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट को परिभाषित करती है। और वो एलिमेंट, वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है मिथ्या दस्तावेज की रचना, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो इसलिए यहां ये बताना बहुत ही जरूरी है कि कूट रचना की परिभाषा को पढ़ने से पहले हमें मिथ्या दस्तावेज की रचना को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या दस्तावेज की रचना की, ये बताया गया है धारा 335 में। और धारा 336 ये कूट रचना को परिभाषित करती है, फोर्जरी को डिफाइन करती है। तो फोर्जरी के बारे में पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि ये कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या दस्तावेज की रचना की। कब ये कहा जाएगा कि ए पर्सन हैज मेड फॉल्स डॉक्यूमेंट। कूट रचना से संबंधित जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो है धारा 335। और धारा 335 मिथ्या दस्तावेज की रचना को परिभाषित करती है। सेक्शन 335 ऑफ बीएनएस डिफाइंस द मेकिंग ऑफ एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो आइए धारा 335 के प्रावधानों को हम सिस्टमैटिकली, सिलसिलेवार तरीके से, सरलीकृत तरीके से, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स के साथ समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 335 के अंतर्गत जो मिथ्या दस्तावेज की रचना से संबंधित प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को हम मुख्य रूप से 3 परिस्थितियों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि वो पहली परिस्थिति कौन सी है जिसके अंतर्गत ये कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसी मिथ्या दस्तावेज की रचना की है। ये कब कहा जाएगा, पहली परिस्थिति वो कौन सी है, ऐसी फर्स्ट सर्कमस्टांस वो कौन सा है जब ये कहा जाएगा कि ए पर्सन हैज मेड एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो धारा 335 यह प्रावधानित करती है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रचने वाला कहा जाएगा यदि वह a person is said to make a false document or a false electronic record if he, यदि वह व्यक्ति बेईमानी या कपट पूर्वक, बेईमानी से या कपट पूर्वक, if that person dishonestly or fraudulently, क्या कर रहा है, वो जो अपराधी है, किसी दस्तावेज या उसके भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। यानी कि जो ऑफेंडर है वो किसी डॉक्यूमेंट को या किसी डॉक्यूमेंट के पार्ट को क्या कर रहा है, ही मेक्स दैट डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, रचित, उसकी रचना कर रहा है
या फिर उसको हस्ताक्षरित कर रहा है अर्थात साइन कर रहा है, या फिर उसको मुद्रांकित कर रहा है अर्थात उसको सील कर रहा है, या फिर उसका निष्पादन कर रहा है अर्थात उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसके भाग को रचित या पारेषित करता है। अब ये देखिए बड़ा टेक्निकल वर्ड है पारेषित हिंदी में, तो ये कीवर्ड जानने की जरूरत है, क्योंकि आंसर राइटिंग में अगर ये शब्द नहीं लिखा जाएगा तो जो उत्तर है उसमें एक जो एसेंशियल कंपोनेंट है कीवर्ड का वो मिसिंग हो जाएगा। तो पारेषित करने का मतलब ट्रांसमिट करता है। तो वो जो अपराधी वो क्या कर रहा है, या तो किसी दस्तावेज या उसके भाग को मेक कर रहा है, साइन कर रहा है, सील कर रहा है, या फिर एग्जीक्यूट कर रहा है अर्थात किसी दस्तावेज या उसकी भाग की रचना कर रहा है, या फिर उसको हस्ताक्षरित कर रहा है, या फिर मुद्रांकित कर रहा है अर्थात सील कर रहा है, या फिर उसका निष्पादन कर रहा है अर्थात उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, या फिर जो अपराधी है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसके भाग की रचना कर रहा है, ही इज मेकिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर उसको पारेषित कर रहा है अर्थात उसका ट्रांसमिशन कर रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है। अपराधी क्या कर रहा है, अफिक्सेस एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जो अपराधी है वो क्या कर रहा है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर, किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अफिक्स कर रहा है, या फिर किसी दस्तावेज के निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता दर्शाने वाला कोई चिन्ह लगाता है। अपराधी क्या कर रहा है, what the offender is doing, the offender is making any mark denoting the execution of a document or the authenticity of the electronic signature। तो अपराधी क्या कर रहा है, किसी दस्तावेज के निष्पादन की प्रामाणिकता दर्शाने वाला कोई चिन्ह लगा रहा है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रामाणिकता दर्शाने वाला कोई चिन्ह लगा रहा है। The offender is making any mark denoting the execution of a document, or the offender is making any mark denoting the authenticity of the electronic signature। तो अगर अपराधी ऐसा भी कर रहा है तो जो पहली परिस्थिति दी गई है धारा 335 में वो उस परिस्थिति के अंतर्गत आएगा, और ये परिस्थिति किस बात से संबंधित है, वो मिथ्या दस्तावेज की रचना से संबंधित है। और अपराधी ये जो 5 कृत्य हैं उन 5 में से कोई एक कृत्य किस प्रकार कर रहा है, इस आशय से कर रहा है, इस इंटेंशन से कर रहा है कि यह विश्वास किया जाए, he does so with the intention of causing it to be believed। यह विश्वास किया जाए अर्थात for causing it to be believed। क्या बिलीव किया, क्या उसका आशय है किस प्रकार का वो विश्वास स्थापित करना चाहता है। तो और यह सब इस आशय से करता है कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसे दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के भाग अर्थात पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाना, यानी कि द डॉक्यूमेंट बीइंग मेड, the document etc being made, signed, sealed, executed, transmitted और affixed। तो इस संबंध में वो क्या विश्वास स्थापित करना चाहता है, वो इस संबंध में यह अर्थात वह यह सब इन 5 कृत्य में से कोई भी एक कृत्य इस आशय से करता है कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसे दस्तावेज, दस्तावेज के भाग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाया जाना ऐसे व्यक्ति के द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा ऐसा न किए जाने की बात वह जानता है।
अर्थात एंड ही डज सो with the intention of causing it to be believed that such document or part of document or electronic record or electronic signature was made का मतलब उसकी रचना की गई, signed मतलब उसका हस्ताक्षरण किया गया, sealed अर्थात उसका मुद्रांकन किया गया, executed अर्थात उसका निष्पादन किया गया, ट्रांसमिटेड अर्थात उसका पारेषण किया गया, या फिर अफिक्स्ड अर्थात उसको लगाया गया। तो एंड ही डज सो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट सच डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर was made, signed, sealed, executed, transmitted or affixed by or under the authority of a person about whom he knows that it was not so done or authorized। तो जिसके बारे में उसको ये पता है कि उसकी अथॉरिटी से या फिर उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, फिर भी वो ये विश्वास दिला रहा है कि उस अमुक व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 335 के अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी परिस्थिति है वो क्या है? तो दूसरी परिस्थिति क्या है जिसके अनुसार ये कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या दस्तावेज की रचना की है? ये कब, वो व्हाट इज दैट सेकंड सर्कमस्टांस अंडर विच अ पर्सन कैन बी सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट? तो आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 335 यह भी उपबंधित करती है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचने वाला कहा जाएगा यदि वह a person is said to make a false document or false electronic record if he without lawful authority dishonestly or fraudulently, यदि वह विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपट पूर्वक, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना क्या कर रहा है? किसी दस्तावेज अर्थात किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तात्विक भाग में अर्थात मटेरियल पार्ट में परिवर्तन करता है। वो जो है किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के तात्विक भाग में अर्थात मटेरियल पार्ट में अपराधी क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। और कब परिवर्तन कर रहा है? उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना, उसके निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जाने के बाद। तो ऑफेंडर क्या कर रहा है? ऑल्टर्स अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन एनी मटेरियल पार्ट, तात्विक भाग में वो ऑल्टरेशन कर रहा है। आफ्टर इट हैज बीन मेड, जब, कब कर रहा है? जब उसकी रचना कर दी गई या फिर उसका एग्जीक्यूशन अर्थात निष्पादन कर दिया गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कर दिया गया। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 335 का यह प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगली परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार किसी व्यक्ति को मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचने वाला कहा जाएगा यदि वह a person is said to make a false document or false electronic record if he, यदि वह व्यक्ति क्या कर रहा है? किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से या कपट पूर्वक इस प्रकार बाध्य करता है। इफ द ऑफेंडर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, बेईमानी से या कपट पूर्वक वो क्या कर रहा है? कॉजेज एनी पर्सन, वो बाध्य कर रहा है। क्या बाध्य कर रहा है दूसरे व्यक्ति को अपराधी? कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर करे या फिर उसको मुद्रांकित करे, निष्पादित करे या उसमें परिवर्तन करे। तो ऑफेंडर क्या कॉज कर रहा है दूसरे पर्सन को? टू साइन, सील, एग्जीक्यूट और ऑल्टर अ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर करे अर्थात टू अफिक्स हिज सिग्नेचर, his electronic signature on an electronic document। और
ऐसा तो वो कर रहा है और ये जो अपराधी है वो ये जानता है। ऐसा करने के साथ साथ जो अपराधी है वो ये जानता है कि वो जो व्यक्ति विशेष है जिसके ऊपर जिसको वो कॉज कर रहा है इस प्रकार जो है डॉक्यूमेंट एटसेट्रा को साइन सील या एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो ये जानता है कि वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो चित्त विकृति अर्थात अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मत्तता के कारण अर्थात इंटॉक्सिकेशन, तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो चित्त विकृति या मत्तता के कारण दस्तावेज की विषय वस्तु या परिवर्तन को समझ नहीं सकता। तो वो जो अपराधी है जानता है कि पीड़ित व्यक्ति जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से द विक्टिम कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट्स और नेचर ऑफ ऑल्टरेशन। वो ये जानता है कि जो अपराधी ये जानता है कि पीड़ित व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अर्थात चित्त विकृति या फिर इंटॉक्सिकेशन अर्थात मत्तता, तो इन दोनों में से ही किसी भी एक कारण की वजह से जो है वो जो पीड़ित व्यक्ति है दस्तावेज की विषय वस्तु या परिवर्तन को समझ नहीं सकता, ऐसी जानकारी है अपराधी को। या फिर वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसे धोखे से भ्रमित किया गया है और वह उस विषय वस्तु या परिवर्तन को नहीं जानता। तो जो ऑफेंडर है वो ये जानता है, the offender knows that due to deception practiced upon the victim does not know the contents or nature of alteration। तो ये जानता है कि उस विषय वस्तु या परिवर्तन को जो पीड़ित व्यक्ति है वो नहीं जानता है। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 335 के अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए इन प्रावधानों को हम एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए जेड की वसीयत में लिखा है कि उसकी जो शेष संपत्ति है वो ए, बी और सी में बराबर बांट दी जाए। जेड की जो विल है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल हिज रिमेनिंग प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ए, बी एंड सी। और ए ने बेईमानी से बी का नाम मिटा दिया, उसको इरेज कर दिया बी के नाम को डिसऑनेस्टली, और ऐसा करने का उसका आशय यह था कि लोग विश्वास कर लें कि संपत्ति केवल ए और बी के लिए ही छोड़ी गई थी। His intention was to make it believed that the property was left only to himself and C। और अगर ए ने ऐसा कृत्य किया है तो उसने कूट रचना की है। कैसे की है? मिथ्या दस्तावेज की रचना करके। तो ए ने मिथ्या दस्तावेज की रचना की और इस प्रकार जो है कूट रचना की। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 335 के प्रावधान आप सब लोगों को इस उदाहरण के माध्यम से और भी ज्यादा स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। तो जो पहला स्पष्टीकरण है, तो उस स्पष्टीकरण के अनुसार किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना भी कूट रचना की कोटि में आएगा। अर्थात अ मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम मे अमाउंट टू फोर्जरी। अब ये बड़ी ही जो है यूनिक सिचुएशन है जिसको ये जो एक्सप्लेनेशन जो स्पष्टीकरण है वो केटर करता है। तो आइए जो स्पष्टीकरण एक है, पहला स्पष्टीकरण है, उसको हम उदाहरण के एक उपयुक्त उदाहरण के भी माध्यम से समझते हैं। तो ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज पर अपने ही नाम के हस्ताक्षर किए। ए साइंस हिज ओन नेम ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन उसका आशय क्या था? उसका आशय यह था कि लोग यह विश्वास कर लें कि वह बिल ऑफ एक्सचेंज उसी नाम के किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। हिज इंटेंशन was to make it believed that the bill was drawn by another person of the same name। तो अगर ए ऐसा कर रहा है, इस आशय से ए जो है बिल ऑफ एक्सचेंज पर अपने ही नाम से हस्ताक्षर कर रहा है, तो उसने जो है कूट रचना की है। कैसे की है? मिथ्या दस्तावेज की रचना करके ए ने कूट रचना की है। तो मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण एक के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा स्पष्टीकरण है वो क्या कहता है
ये भी जानना बहुत जरूरी है। दूसरा स्पष्टीकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील करता है। जो सेकेंड एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 335 का, इट डील्स विथ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। आइए ये जो स्पष्टीकरण 2 है उसके आवश्यक घटकों को हम बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो स्पष्टीकरण 2 यह प्रावधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से दस्तावेज बनाता है, अर्थात फिक्टिशियस पर्सन के नाम से दस्तावेज बनाता है, यदि कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन मेक्स अ डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ अ फिक्टिशियस पर्सन, यदि जो अपराधी है वो क्या कर रहा है, वो एक दस्तावेज बना रहा है किसके नाम से, किसी फिक्टिशियस पर्सन के नाम से, किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से, और उसका आशय क्या है, उसका आशय यह है, अपराधी का आशय क्या है कि लोग विश्वास कर लें कि वह दस्तावेज किसी वास्तविक व्यक्ति द्वारा बनाया गया। तो बना रहा है किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से, फिक्टिशियस पर्सन के नाम से, अपराधी किसी फिक्टिशियस पर्सन के नाम से डॉक्यूमेंट बना रहा है, और उसका आशय क्या है, इंटेंशन क्या है कि लोग ये विश्वास कर लें कि वो जो दस्तावेज है किसी वास्तविक व्यक्ति अर्थात एक्चुअल पर्सन के द्वारा बनाया गया है, रियल पर्सन के द्वारा बनाया गया है। तो अगर जो अपराधी है ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसका यह कार्य जो है कूट रचना की श्रेणी में आता है। उसने मिथ्या दस्तावेज की रचना की और मिथ्या दस्तावेज की रचना करके उसने कूट रचना की है। इसी प्रकार स्पष्टीकरण 2 एक दूसरी परिस्थिति के बारे में भी बताता है, और दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के नाम से दस्तावेज बनाता है, जो ऑफेंडर है ही इज मेकिंग ए डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, तो जिस व्यक्ति के नाम से डॉक्यूमेंट बनाया गया इज ऑलरेडी अ डेड पर्सन, वो एक डिसीज्ड पर्सन है, और अपराधी का उद्देश्य, उसका आशय क्या है, उसका आशय क्या है, उसका इंटेंशन क्या है कि लोग विश्वास कर लें कि वह दस्तावेज उस मृत व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में बनाया गया था। The offender intends it to be believed that it was made by that deceased person during his lifetime. तो अगर अपराधी ऐसा कृत्य कर रहा है कि वह किसी मृत व्यक्ति के नाम से कोई दस्तावेज बना रहा है, किसी डिसीज पर्सन के नाम से कोई दस्तावेज बना रहा है, और उसका आशय यह है कि लोग विश्वास कर लें कि वो दस्तावेज उस मृत व्यक्ति के जीवन काल में ही बनाया गया था, तो ऐसा अपराधी जो है वो जो है कहा जाएगा कि वो जो अपराधी है वो मिथ्या दस्तावेज की रचना करके कूट रचना करता है। तो मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण 2 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। अब आइए स्पष्टीकरण 2 के प्रावधान को हम एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ए एक मृत व्यक्ति के नाम से वसीयत तैयार करता है। ए मेक्स अ विल इन द नेम ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, और वो ऐसा इस आशय से कर रहा है कि लोग यह विश्वास कर लें कि उस मृत व्यक्ति ने अपने ही जीवन काल में यह वसीयत बनाई थी। He intends that it may be believed that the will was made by that person, by that deceased person during his lifetime. तो अगर ए ऐसा कर रहा है तो उसने मिथ्या दस्तावेज की रचना की है और उसने कूट रचना की है, और इसलिए कहा जाएगा कि ए ने कूट रचना की है। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी। तो मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण 2 के प्रावधान आप सब लोगों को इस उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से और भी ज्यादा स्पष्ट हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आप सब लोगों के लिए लेकर आया है प्रतिभा 2.0 बैच, जो प्रतिभा 1.0 बैच की तरह ही लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च को टारगेट करता है ये बैच। और ये बैच लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। अगर कोई भी स्टूडेंट लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च में अपने आप को दक्ष बनाना चाहता है, अपने आप को सुदृढ़ करना चाहता है, खुद को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वह इस बैच को ज्वाइन करके लाभान्वित हो सकता है। आइए अब हम आगे के प्रावधानों की तरफ पढ़ते हैं। तो जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 336
और जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि धारा 335 और धारा 336 दोनों परस्पर संबंधी प्रावधान है, इंटररिलेटेड प्रोविजन है। हमने धारा 335 के सभी आवश्यक घटकों को सिलसिलेवार तरीके से समझ लिया है। आइए अब हम धारा 336 के प्रावधानों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। धारा 336 कूट रचना को परिभाषित भी करती है और दंडित भी करती है। सेक्शन 336 ऑफ BNS डिफाइंस एज वेल एज पनिशेस द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी। तो आइए पहले फोर्जरी की परिभाषा, कूट रचना की परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 336 उपधारा 1 फोर्जरी को परिभाषित करती है, कूट रचना को परिभाषित करती है, फोर्जरी को डिफाइन करती है। तो धारा 336 उपधारा 1 यह प्रावधानित करती है कि यदि कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज, फॉल्स डॉक्यूमेंट या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस आशय से बनाता है, तो ऑफेंडर क्या कर रहा है? ही इज मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और अ फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विथ इंटेंट टू, इस आशय से बना रहा है। आशय क्या है उसका? मेंस रिया क्या है? मेंस रिया है इंटेंशन के फॉर्म में, आशय के फॉर्म में। और आशय किस चीज का है? यह आशय है, इस आशय से बनाता है कि लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचे, कॉजेज डैमेज और इंजरी टू पब्लिक और एनी पर्सन, या फिर किसी दावे या अधिकार का समर्थन किया जाए, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, या फिर कोई व्यक्ति संपत्ति अलग कर दे स्वयं से, कोई व्यक्ति संपत्ति अलग कर दे, अर्थात टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी। तो अपराधी क्या कर रहा है कि किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या फिर उसके किसी भाग का निर्माण कर रहा है। किस आशय से कर रहा है? कि लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचे, टू कॉज डैमेज और इंजरी टू पब्लिक और एनी पर्सन, या फिर किसी दावे या अधिकार का समर्थन किया जाए, तो विथ इंटेंट टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, या फिर उसका आशय क्या है कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग कर दे, अर्थात टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी, या फिर कोई व्यक्ति संविदा कर ले, टू कॉज एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसका आशय यह है कि इस प्रकार मिथ्या दस्तावेज की रचना के माध्यम से कपट किया जाए, टू कमिट फ्रॉड और टू एनेबल द कमिटिंग ऑफ फ्रॉड। और तो इस प्रकार यदि ये सारे ही आवश्यक तत्व अगर किसी दी हुई परिस्थिति में किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में विद्यमान हैं, तो वह ऐसा कहा जाएगा कि वह जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति विशेष जो है वो कूट रचना करता है। ये कहा, इट शैल बी सेड दैट सच पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 336 उपधारा 1 के अंतर्गत जो कूट रचना की परिभाषा दी गई है वो आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो दंड का प्रावधान है कूट रचना के संबंध में वो दिया गया है धारा 336 उपधारा 2 से लेकर धारा 336 उपधारा 4 तक। तो धारा 336 उपधारा 2 यह प्रावधानित करती है कि वह व्यक्ति जो कूट रचना करता है उसे 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 336 उपधारा 3 यह प्रावधानित करती है कि यदि कूट रचना फोर्जरी इस आशय से की गई है, इस इंटेंशन से की गई है कि दस्तावेज या अभिलेख छल के प्रयोजन से उपयोग हो, तो जो अपराधी है उसे 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे धारा 336 उपधारा 4 यह प्रावधानित करती है कि यदि कूट रचना इस आशय से की गई है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से किसी पक्षकार की ख्याति को नुकसान पहुंचाया जाए, यानी कि द ऑफेंडर इंटेंड्स टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ एनी पार्टी, तो
यदि कूट रचना इस आशय से की गई है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से किसी पक्षकार की ख्याति को नुकसान पहुंचाया जाए, किसी पार्टी की रेपुटेशन को हार्म किया जाए, तो उस परिस्थिति में जो दंड है वो 3 वर्ष तक का कारावास होगा और साथ ही साथ जुर्माना भी लिया जाएगा ऐसे अपराधी से। तो जो ऐसा अपराधी है वो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने का भी दायी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 336 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधान, सभी महत्वपूर्ण घटक आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अगली महत्वपूर्ण धारा है, जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 340। और धारा 340 किस बात से संबंधित है आइए हम देखते हैं। तो कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना, इन बातों से संबंधित है धारा 340। सेक्शन 340 इज रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड यूजिंग द सेम एज जेन्युइन। तो आइए धारा 340 क्या उपबंधित करती है, क्या प्रावधानित करती है, हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 340 उपधारा 1 यह प्रावधानित करती है कि कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो पूर्णतः या आंशिक रूप से कूट रचना द्वारा बनाया गया है उसे कूट रचित दस्तावेज कहा जाता है। तो धारा 340 उपधारा 1 परिभाषित करती है कूट रचित दस्तावेज को। और किस प्रकार परिभाषित करती है? धारा 340 उपधारा 1 यह बताती है कि यदि कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूर्णतः या आंशिक रूप से, होली या पार्टली कूट रचना द्वारा बनाया गया है, फोर्जरी के माध्यम से बनाया गया है, तो यह कहा जाएगा कि वो जो अभिलेख है, वो जो दस्तावेज है, वो जो डॉक्यूमेंट है या फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो जो है कूट रचित दस्तावेज या कूट रचित अभिलेख है। इफ एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड is made wholly or partly by forgery then it is called a forged document or electronic record। तो मैं आशा करता हूं कि जो धारा 340 उपधारा 1 के अंतर्गत कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के सभी आवश्यक घटक आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब धारा 340 उपधारा 2 ये एक लीगल फिक्शन से संबंधित है। ये एक जो है वैधानिक कल्पना, कानूनी कल्पना जो है उससे संबंधित है। और धारा 340 उपधारा 2 यह प्रावधानित करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, आइदर ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव, तो या तो उसकी जानकारी हो, या तो उसका नॉलेज हो, या फिर उसके पास विश्वास करने का कारण हो, अर्थात आइदर ही नोज और ही हैज रीजन टू बिलीव। तो जो व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अर्थात किसी ऐसे डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जिसके बारे में या तो वह जानता है, जिसके बारे में उसको नॉलेज है, या फिर जिसके बारे में उसको रीजन टू बिलीव है, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह कूट रचित है, फिर भी वो जो व्यक्ति है उसे कपट पूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग करता है। एक तरफ तो उसकी जानकारी है या फिर एक तरफ उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि जो दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है वो कूट रचित है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, कपट पूर्वक या बेईमानी से, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली वो जो दस्तावेज है या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसे असली के रूप में यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine, असली के रूप में uses as genuine any document or electronic record knowing or having reason to believe it to be forged, तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो जो अपराधी है उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे उसने स्वयं उस दस्तावेज या अभिलेख की कूट रचना की हो। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में जो ऑफेंडर होगा, उसे जो अपराधी होगा उसी प्रकार दंडित किया जाएगा
मानो स्वयं उसी ने उस दस्तावेज या अभिलेख की कूट रचना की है। इफ these circumstances exist, then the offender shall be punished in the same manner as if he had forged the document. तो मैं आशा करता हूं कि धारा 340 उपधारा 2 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ जो कूट रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं वो भी समाप्त होते हैं और मैं आज की इस क्लास को यहीं कंक्लूड करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आज की ये क्लास भी आप सब लोगों को पिछली क्लासेस की तरह पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।